नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री बनने को उतावले सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। तो उधर दिल्ली एमसीडी चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल पर दिए सांसद मनोज तिवारी के बयान पर बवाल मच गया है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ और बघेल कैबिनेट ने क्या क्या नए फैसले लिए हैं, इसी पर आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आपको पल पल की अपडेट देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तो शुक्रवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। तो क्या थे वो बड़े फैसले, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक समाप्त हो चुकी है। इस समय हम मौजूद हैं 5KD के ठीक सामने और आप इस समय जो बैठक थी वो कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है। आज के कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश को 3 और पुलिस कमिश्नरेट वाले ज़िले मिलने को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है और साथ ही जो सबसे अहम कैबिनेट का फैसला था वो यही था। और इसके अलावा जो बेहद अहम फैसला एक और लिया गया है कैबिनेट में, वो है नैमिषारण्य के विकास के लिए श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन करने को मंजूरी मिलना। यानी विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा, एक विधेयक लाया जाएगा और विधेयक पे मंजूरी मिलने की लेने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ में जो तैयारी चल रही है वो तैयारी इसके अलावा जो कैबिनेट मीटिंग में जो प्रस्ताव लाए गए उनकी संख्या तकरीबन 1.5 दर्जन बताई जा रही है। और इस बीच में अब उत्तर प्रदेश को जो पुलिस कमिश्नरेट की जो सर्विसेज जिनको लेके माना जा रहा था कि मिलने की गुंजाइश थी, उसमें आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में अब नए पुलिस कमिश्नरेट खुलने जा रहे हैं और इसको लेकर आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है। यानी अब उत्तर प्रदेश में कुल 7 ऐसे ज़िले होंगे जहां पे पुलिस कमिश्नरेट होगा, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और कानपुर पहले से ही इसमें शामिल हैं। और अब ये 3 और ज़िलों के शामिल होने से 7 ऐसे ज़िले होंगे जहां पे पुलिस कमिश्नरेट सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2 आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। तो अब इसे एक और 2 दिसंबर को होने वाले विशेष विधानसभा सत्र में पेश भी किया जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा रोशनी डाल रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। आज छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आज कैबिनेट की बैठक में आदिवासी आरक्षण समेत कई अन्य मुद्दों पर काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही साथ आपको बता दें, आदिवासियों के आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार को घेर रही थी। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण को लेकर 1 दिसंबर से विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। आज कैबिनेट की बैठक में आदिवासी आरक्षण को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। तो वही राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री बनने को उतावले सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। तो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर तीखा प्रहार किया है। तो उन्होंने उन्हें गद्दार और निकम्मा बताते हुए साफ कर दिया है कि वो उन्हें कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर पलटवार करते हुए कहा है कि सचिन पायलट निकम्मा और गद्दार हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जिसके बाद सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा है कि एक वरिष्ठ नेता को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने आलाकमान को भी इसकी शिकायत की है और कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या कांग्रेस, राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इस तरह के बयान देना इस समय कांग्रेस के लिए और राजस्थान के लिए एक बेहद। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ये ताज़ा जंग ऐसे हालात में छिड़ी है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस में टूट के हालात बनते नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर इतना तीखा हमला क्यों बोला है। बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के
चुनाव से पहले राजस्थान में हुए सियासी ड्रामे के बीच अशोक गहलोत ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांग ली थी। उसके बाद से वो खामोश थे। हालांकि तब कांग्रेस संगठन के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन पर जल्द फैसले की बात कही थी, लेकिन बाद में ये मुद्दा ठंडे बस्ती में चला गया था। अब अचानक आखिर क्या हुआ जिससे उन्हें सचिन पायलट पर इतना तीखा हमला बोलना पड़ा? राजनीतिक जानकार इस सवाल पर जवाब तलाशने में जुटे हैं। कैमरामैन निक्की के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर दिए गए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान पर बवाल मच गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली में नगर निगम चुनावों के बीच चल रही तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देते हुए बयान के बीच में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने हत्या की कोशिश बताई है कि जिस तरीके से मनोज तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या भी हो सकती है, तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसको देखते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। तो इसको आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयान दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने, तो इसको बीच जो है बवाल मच गया है। वहीं साथ ही आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और जब बात नहीं बनती है तो गाली गलौज तक भी उतर आते हैं। तो इसकी शिकायत जो है उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से किए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, तो इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हत्या की भी कोशिश कर सकती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। तो इसको देखते हुए उन्होंने साफ यही कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है इस समय आमसीडी के जो चुनाव है उसमें जीतते हुए नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि मनोज तिवारी के बयान पर तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो है जवानी जंग जो है छिड़ चुकी है। तो उसको साथ साथ यही कहा गया कि मनोज तिवारी जिस तरीके के बयान मुख्यमंत्री के लिए दे रहे हैं, तो इसकी जो गाली गलौच और भारतीय जनता पार्टी की जब जहार होती है तो उसमें वो बौखलाए गए हैं। वहीं साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी शिकायत जो है उन्होंने मुख्यमंत्री की जो अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की हत्या की कोशिश की जा रही है। तो इसकी शिकायत उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव आयोग से की और साथ ही इसकी लेकर जो है कहा है कि जिस तरीके से मनोज तिवारी ने बयान दिया तो इसको जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी इसकी गिरफ्तारी करे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी कराई जाएगी। और साथ ही उसको देखते हुए तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानबाजी चालू हो गए हैं। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। तो वहीं दिल्ली आबकारी नीति 2021 में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई ने शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। खास बात यह है कि इस चार्जशीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपित नहीं बनाया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। दिल्ली आबकारी नीति 2021 में हुई गड़बड़ी को लेकर के सीबीआई ने आज अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको बता दें कि इसमें सीबीआई ने जो है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी नहीं बनाया है, क्योंकि उन पर फिलहाल अभी जांच जारी है। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी को भी आरोपी बनाया है। वहीं इसके साथ ही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में करीब 7 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें जो है उनसे भी जो है पूछताछ की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल के समक्ष जांच एजेंसी ने दिल्ली शराब नीति मामले में विजय नायर, अभिषेक बोइन पल्ली एवं अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वहीं इन लोगों के खिलाफ हुई चार्जशीट में जिन लोगों के नाम हैं विजय नायर, अभिषेक बोइन पल्ली, समीर महेंद्रू, मुत्ता गौतम, अरुण आर पिल्लई, सीबीआई ने एक्साइज के 2 पूर्व अधिकारियों को भी इसमें आरोपी बनाया है। वहीं आपको बता दें कि माना जा रहा है कि जांच में तेजी आने के साथ कई अन्य लोग को भी आरोपी बनाया जा सकता है। फिलहाल जो है इस तरीके की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी। नई नीति में शराब बेचने का काम पूरी तरीके से निजी कंपनियों के हाथ में आ गया था। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सवाल उठाए थे। वहीं शिकायतों के बाद दिल्ली के एलई के अनुरोध पर सीबीआई ने जांच शुरू की और फिर इसमें ईडी की एंट्री हुई। सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट के बाद अब देखना होगा कि इसमें किस तरह की कार्रवाई सामने आती है। कैमरामैन निक्की के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। तो वहीं पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। तो स्कूल सर्विस कमीशन में हुए भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आकांक्षा त्रिपाठी। ममता बनर्जी
सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित स्कूल भर्ती घोटाले मामले में बड़ी राहत दी है। इस मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी सरकार के प्रिंसिपल सचिव को भी इस मामले में राहत मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीष जैन की व्यक्तिगत पेशी पर भी रोक लगाया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले मामले की जांच में सीबीआई से इस मामले की जांच को कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद बीते 17 नवंबर को कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के विशेष जांच दल एसआईटी से 2 अधिकारियों को हटा दिया था और 4 नए जांचकर्ताओं को इसमें शामिल किया था। अदालत ने एक डीआईजी को और साथ ही साथ एसआईटी का प्रमुख नियुक्त किया था। और ये मामला स्कूल सेवा आयोग द्वारा सहायता प्राप्त एवं सरकारी विद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ समूह के कर्मचारियों और शिक्षकों के भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। तो इस मामले में देखिए लगातार जिस तरीके से मुश्किलें बड़ी हुई थी ममता बनर्जी सरकार की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। इस मामले में अब सीबीआई जांच नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि जैसे कि हमने आपको बताया कि मनीष जैन जो है उनके लिए भी कहा गया था कि व्यक्तिगत पेशी जो उनकी होनी है उस पर भी रोक लगाई गई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं आकांक्षा त्रिपाठी। तो वहीं बाहुबली माफिया अतीक अहमद की एक और संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो ये संपत्ति कसारी बसारी में है। तो शुक्रवार को बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे अधिकारियों ने भूमि पर प्रशासन का बोर्ड लगा दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज में अतीक अहमद की एक और जमीन कुर्क की जा रही है। ये जमीन उनके जो पुश्तैनी आवास है, जिसको पहली बार जब योगी सरकार बनी थी तो उसको जमींदोज कर दिया गया था। हमारे ठीक बगल में आप देख सकते हैं ये उनका पुश्तैनी मकान है, इसी से लगी हुई ये ज़मीन है जिसको बाकायदा कुर्क किया जा रहा है। 6 करोड़ की कीमत बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कल प्रयागराज में आए थे तो उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि माफियाओं के जो दौर है वो जा चुके हैं। पिछली सरकारों में इन्होंने जो कुछ किया है, इस सरकार में माफिया उनके नाम से थर थर काँप रहे हैं और कार्रवाइयाँ रुकने वाली नहीं है। ये प्रशासन ने भी समझ लिया है। इसलिए दूसरे ही दिन, जहाँ एक दिन पहले करीब 13 बीघा ज़मीन जिसकी कीमत 1 अरब 23 करोड़ के आसपास थी, उसको कुर्क किया गया था। और अब जब मुख्यमंत्री कल ही प्रयागराज में संबोधित करके गए हैं, उसके दूसरे दिन अतीक अहमद का जो पुश्तैनी आवास है उससे ठीक लगी हुई एक ज़मीन है जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ बताई जा रही है, उसको बाकायदा देखिए पुलिस बल मौजूद है। इस वक्त ये जो पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं, ये उनके आवास, जो कभी उनका आवास हुआ करता था, वहाँ पर मौजूद है। और उसी से लगी हुई ये ज़मीन है जो यहाँ पर कुर्क की जा रही है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। चूँकि ये चकिया का इलाका है जो धूमनगंज थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो लगातार तेज़ी पकड़ रहा है। और ऐसे तमाम नाम जो कभी देश या प्रदेश में चर्चित हुआ करते थे, जिनके नाम से लोग डरते थे, आज उनको अपनी कार्रवाई की जद में लेकर के एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। शोएब भी इंडिया वाइज। तो वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से झटका लग गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर और उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आरोप तय करने पर फैसला सुनाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा झा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या फिर उसके 1 हफ्ते के अंदर इस मामले में आरोप तय करने पर फैसला सुनाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा। फिलहाल कोर्ट के आदेश से ये साफ है कि आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलेगी। बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले में जो किसान हैं वो नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। उनकी तैयारी थी कि वो एक कार्यक्रम में पहुंचने और शामिल होने जा रहे केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा टेनी का घेराव करने वाले थे। किसान जो है शांतिपूर्वक तरीके से सड़क पर जा रहे थे, तभी अचानक पीछे से आई एक कार ने किसानों को कुचल दिया। इसके बाद वहां पर हिंसा भड़क गई और इस हिंसा में 4 किसानों समेत कुल 8 लोग मारे गए थे।
जिस कार ने किसानों को कुचला वो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की थी और इसके बाद से ही आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उनको बड़ा झटका लगा है। जमानत याचिका पर फैसला नहीं आ पाया। फिलहाल अब देखना होगा कि आशीष मिश्रा को कितने दिन और जेल में ही काटने पड़ेंगे। निकी के साथ मैं पूजा झा, दिल्ली। तो वहीं बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र में मेटुकहा चौराहे पर शुक्रवार को रंजिश में दो पक्षों में मारपीट हो गई। तो इस मौके पर ही दोनों पक्षों में जमकर पथराव भी हुआ, तो साथ ही मारपीट में एक युवक की मौत भी हो गई है। तो इसी खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी मनीष कुमार शर्मा ने। बहराइच के थाना रामगांव इलाके के तारापुर खुर्द मेटकहा में आज सुबह पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष इतना ज़्यादा था कि उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके की नज़ाकत को देखते हुए प्रशासन ने वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मनीष कुमार शर्मा, इंडिया वॉइस, बहराइच। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले के एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक नवयुवक की लाश कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गई। तो इसी खबर की पड़ताल की है हमारी सहयोगी राकेश यादव ने। सिद्धार्थनगर जिले के नागापार गांव में उस समय सन्नाटा पसर गया जब कमरे के अंदर एक नवयुवक का फंदे से संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता हुआ शव मिला। मौके पर परिजनों का रो के बुरा हाल है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब संदिग्ध परिस्थितियों में नवयुवक की जो है अभी विवाह जल्दी ही हुआ था, तो वो फंदे से लटकता किस हालात में वो जान दिया फंदे से लटककर, ये जांच का विषय है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया है और कार्य पुलिस का कहना है कि उसमें सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये तय हो पाएगा कि वो फांसी किस लिए लगाया था, फंदे से क्यों लटका था, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं चल पाया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। तो वहीं कुशीनगर में एक युवती को जहर पिलाने का मामला सामने आया है। शादी से इनकार करने पर एक युवक पर युवती को जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप लगा है। तो इसी खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी अवधेश मलन ने। प्रेम का नतीजा कहिए या समय की तासीर, कल एक युवक ने एक ज्योति को महज इसलिए जहर पिला दिया कि उस ज्योति ने युवक से शादी करने से इनकार कर दिया। हुआ यह कि एक कपड़े की दुकान पर काम करने वाली लड़की एक लड़के से फोनिक बात होती रहती थी, फेसबुक कहिए या और जरिए से बात होती रहती थी। कल एक दिन अचानक युवक उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ज्योति सामाजिक भेदभाव, सामाजिक दूरियों को देखते हुए शादी करने से इनकार कर देता है। कल शाम को जब वो सेल्समैन के काम करने वाली लड़की कल अपने घर जा रही थी तो कुबेर थाना क्षेत्र के एक ऐसे ही सड़क पर उसे अपने दोस्त के साथ युवक पकड़ लेता है और जबरदस्ती जहरीला पदार्थ पिला देता है। जैसे तैसे लड़की घर पहुंचती है और उसकी हालत खराब होती है। परिजन उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराते हैं। हालत में सुधार, धीरे धीरे लड़की के हालत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन एक बहुत सामाजिक रिश्तों पर एक बहुत गंभीर सवाल यह घटना खड़ा कर देती है कि क्या लड़कियां अपने घर में, अपने गांव में सुरक्षित हैं अथवा नहीं, या महज इसलिए उन्हें दंड दे दिया जाता है, उन्हें जहर पीने को मजबूर कर दिया जाता है कि वह किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो उसके जात समाज से संबंध नहीं रखता है। इंडिया वॉइस के लिए कुशीनगर से अवधेश मल। तो वहीं मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के आबुलेन स्थित राजमहल होटल में केरला के दो परिवारों से 93,000 रुपए की ठगी की गई है। तो इन परिवारों को नौकरी के लिए जर्मनी भेजने के नाम पर केरला से मेरठ बुलाया गया। तो इसी खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी अमित सैनी ने। मेरठ में एक ऐसा मामला आया जहां केरल निवासी युवक से ठगों ने 90,000 रुपए की ठगी कर ली है। मामला मेरठ के सदर बाजार का है, जहां पर एक नामचीन होटल राजमहल में केरल निवासी युवक को विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगों ने बुलाया था।
केरल निवासी युवक अपने परिवार के साथ इस होटल में ठहरा और वहां पर ठगों ने खाने में उनको नशीला पदार्थ दे दिया। जैसे ही केरल के निवासी परिवार के लोगों ने खाना खाया वो बेहोश हो गए, जिसके बाद ठगों ने केरल निवासी युवक के मोबाइल से 90,000 रुपये ट्रांसफ़र करके फरार हो गए। वहीं घटना का खुलासा जब हुआ जब होटल का वेटर कमरे में खाने के बर्तन लेने गया तो देखा केरल के सभी परिवार के जो लोग थे वो बेहोश पड़े थे, जिसकी सूचना उसने होटल मालिक को दी। होटल मालिक ने आन फान में पुलिस को बुलाया तो सभी बेहोश केरल के जो परिवार के लोग थे उनको अस्पताल भर्ती किया गया। वहीं पर जब केरल निवासी युवक को होश आया तो उसने पूरी घटना को पुलिस को बताया। पुलिस अब होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे को के जरिए आरोपी की तलाश कर रही है। अब देखते हैं कि इस घटना का पुलिस कब तक खुलासा करती है। इंडिया वॉइस से अमित सैनी, मेरठ। तो वहीं सुल्तानपुर में प्रसव के दौरान नवजात और प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल के महिला अस्पताल में हंगामा किया है। तो परिजन ने स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। सुल्तानपुर के महिला चिकित्सालय में प्रसव और नवजात की मृत्यु हो जाने के बाद परिजनों ने खूब हंगामा काटा। बता दें कि 35 वर्षीय निकत खातून पाचो पीरन नगर कोतवाली की रहने वाली थी, जहां पर प्रसूति के लिए उसे जिला महिला चिकित्सालय में एडमिट कराया गया, जहां पर पहले नवजात की उसके बाद प्रसव की मृत्यु हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। बता दें कि हंगामा बढ़ने के बाद सीओ सिटी राघवेंद्र चतुर्वेदी और सिटी मजिस्ट्रेट कहकसा परिवारों से मिलकर ढांढस बंधाया और बताया कि परिवार को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और वो लोग शव को लेकर घर चले गए। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। तो वहीं आगरा के इरादत नगर क्षेत्र के लोहेटा मोड़ में पेड़ पर चढ़कर चारा काट रहे युवक की 33,000 हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई है। तो इसी खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी मयंक त्यागी ने। लापरवाही जब बढ़ती जाती है तो हादसा मौत में भी तब्दील हो जाता है। सीधे साफ तौर पर तस्वीर थाना इरादत नगर क्षेत्र के लोहेटा मोड़ स्थित एक खेत की है, जहां पर पेड़ पर एक युवक पत्ते काटने के लिए चढ़ा और ऊपर से गुजरने वाली 33,000 हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। मौके पर युवक की करंट की चपेट से मौत हो चुकी थी। धुआं देखने के बाद उसकी मां अनीसा दौड़ भागकर घटना स्थल पर पहुंची। आसपास के लोगों के द्वारा सूचनाएं दी गई। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विद्युत आपूर्ति को बंद कराया है। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया और कहीं ना कहीं एक लापरवाही के चलते पूरा हादसा सामने आया है। वहीं कहीं ना कहीं आसपास के जो विद्युत विभाग के 33,000 हाई टेंशन लाइन के जो खंभे हैं वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हैं और आगामी भविष्य में भी हादसे हो सकते हैं। इसको लेकर विद्युत विभाग को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। तो वहीं बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के भूड रोड स्थित समर नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। तो ये छापेमारी बुलंदशहर IMA अध्यक्ष की शिकायत पर की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राइवेट अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दूं, IMA डॉक्टरों द्वारा शिकायत की गई थी कि नगर क्षेत्र के भूड चौराहे इलाके पर एक फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है, जिसमें टेक्नीशियन द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की और मामला सही पाया गया। इस मामले में कई लोगों का वहां पर ऑपरेशन भी किया गया था। मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस मामले में CMO बुलंदशहर ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमार कार्रवाई के दौरान कई मरीज वहां पर मिले हैं, जिनको सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दी गई है। ये अभियान लगातार चलता रहेगा। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।